हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिवी जीके। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10th का थर्ड चैप्टर करेंगे, वाटर रिसोर्सेज। इससे पहले हमने क्लास 6, 7th, 8th और 9th कंप्लीट कर लिए। उसके हमारे जो वीडियोस हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े हो, अगर अब तक आपने नहीं देखे तो वो जाके देख सकते हैं। साथ में जो हमारे 10th के फर्स्ट 2 चैप्टर वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। साथ में हमारे चैनल पे हमारी एनसीईआरटी साइंस और इकोनॉमिक्स की भी सीरीज चल रही है। आप वो भी अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आप वहाँ से थोड़ी सी अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हमने पीवाईक्यूज भी करवाए और एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करवाए, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। साथ में अभी हम जो सीएपीएफ एसीए उसके पीवाईक्यू की सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें अब तक हमने मैथ्स की जो सीरीज है वो ला चुके हैं। 5-6 जो साल के पेपर हैं वो अब तक कवर कर लिए। अब बाकी सब्जेक्ट्स हैं इंडिविजुअली हम वो भी लेकर आएंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज। तो सिंपली वाटर रिसोर्सेज हम समझते हैं जो भी हमारे, मान लो जैसे हमारी पूरी अर्थ है, अब अर्थ का ऑलमोस्ट 2/3 जो पार्ट है वो वाटर से कवर है। पर वो मोस्टली जो वाटर है वो सलाइन वाटर है और हमारे मतलब डेली यूज़ के लिए मतलब यूज़ नहीं कर सकते हम। तो बेसिकली जो 2% या 3% के बीच का है वो एक तरीके से फ्रेश वाटर है। उसमें भी जो ज़्यादातर जो परसेंटेज है वो आइसबर्ग्स में है, जैसे हमारे हिमालयाज़ में हो गए। फिर अगर देखें तो सदर्न पोल और जो नॉर्दर्न पोल है हमारा वहाँ पे। फिर बाकी अलग अलग जगह पे, जैसे जितने भी हमारे छोटे मोटे जो भी हमारे आइसबर्ग जैसी चीज़ें हैं या हिमालय जो भी पहाड़ है, वहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे स्टोर्ड है हमारा क्या, फ्रेश वाटर। फिर दूसरा कहाँ पे मिलता है, दूसरा हमें मिलता है ग्राउंड वाटर। ये भी एक तरीके का फ्रेश वाटर होता है और ये अब तक का हमारा बेस्ट सप्लाई है। और तीसरा क्या है, तीसरा हमारा क्या आता है, रिवर वाटर। तो ये अभी जो हमारे पास मेन चीज़ है वो ग्राउंड वाटर है, रिवर वाटर है, जहाँ से हम जो भी फ्रेश वाटर है वो हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, द फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम सर्फेसिज, रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर। तो मेनली ग्राउंड वाटर होता है, कंटिन्यूअली बीइंग रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू द हाइड्रोलिक साइकिल। तो अब यहाँ पे वो कह रहा है, यहाँ पे मान लो जैसे हम अभी एक छोटे वे में बता रहे हैं, मान लो ये ग्राउंड वाटर है, यहाँ पे ये पानी है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम यूज़ कर ले रहे हैं इस पानी को। अब यहाँ पे पानी को हम यूज़ करेंगे तो इसका जो लेवल है वो कम होता जाएगा। फिर क्या होगा, तो यहाँ पे हमें एक शॉर्टेज हो जाती है वाटर की, तो इसे हम कहते हैं डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाटर टेबल होता है, तो इसे हम कहते हैं डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। अब जब मान लो हमारा रेनी सीजन आएगा, तो जब बारिश होती है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे मान लो अगर आपका कंक्रीट होगा तो यहाँ से पानी नीचे नहीं जा पाएगा। पर अगर हमारे नॉर्मल सॉइल होता है, तो सॉइल के थ्रू अपना जो वाटर है वो पास हो जाता है और वापस से वो नीचे आके इकट्ठा हो जाता है। तो वाटर लेवल अभी नीचे हो गया था, फिर वाटर लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से इसे हमारी पूरी साइकिल चलती रहती है, इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ऑल वाटर मूव्स विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ensuring दैट वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स। तो इसी वजह से जो हमारा वाटर से हम रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं, क्योंकि जो पानी है वो मतलब एक पूरी साइकिल लगा के वो जैसे मान लो जहाँ पे था वहाँ पे वापस पहुँच जाता है उस तरीके से, तो ये पूरी एक साइकिल बन जाती है। फिर अगर हम देखें वाटर स्कैरसिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, तो जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि जो हमारे पास फ्रेश वाटर है वो बहुत ही कम है और वो भी एक तरीके से अनइवनली डिवाइडेड है। अगर हम अपने कंट्री की बात करें, तो अगर हम जाते हैं वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान में, तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है वहाँ पे वाटर की। अगर हम उसी तरफ जाते हैं, अगर मान लो ईस्टर्न साइड में, जैसे हमारा जो मानसीराम हमारा एरिया हो गया, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अबंडेंट वाटर, क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पानी की कमी नहीं है। तो इस तरीके से जो मतलब ओवरऑल वाटर है ये भी अनइवनली डिवाइडेड है। The availability of water resources varies over space and time ड्यू टू द वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। तो अब यहाँ पे क्या है, जो मान लो अलग अलग तरीके की जो यहाँ पे मान लो एक तरीके से जो अवेलेबिलिटी है वो किस किस वजह से होती है। एक तो हो गया हमारे यहाँ पे जो भी आपके वाटर रिसोर्स है छोटे मोटे। दूसरा है आपकी वहाँ से कोई रिवर जा रही है नहीं जा रही। तीसरा है कि सीजनल पैटर्न क्या है। तो ये सारे यहाँ पे इम्पैक्ट डालते हैं। फिर वाटर स्केर्सिटी मे बी एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड कॉन्सिक्वेंट ग्रेटर डिमांड्स फॉर वाटर। तो यहाँ पे वो कह रहा है, जो आपका मतलब जो वाटर की शॉर्टेज हो रही है वो हो क्यों रही है। मान लो अगर आपका जितना पानी था, अगर इसमें जितना पानी है, मान लो आप यहाँ पे 10 लोग हैं, तो 10 लोगों के लिए इनफ है। पर अब यहाँ पे वो कह रहा है पानी तो आज भी उतना ही है, पर अब लोग बढ़ते जा रहे हैं कि 10 के वजह अब क्या हो गया, 20 हो गए। तो अब यहाँ पे 20 लोग जब पानी यूज करेंगे तो पानी का शॉर्टेज होगा। तो इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तरीके से पानी की स्कैरसिटी हो रही है। फिर दूसरा क्या, अनइवन एक्सेस। अब अनइक्वल एक्सेस जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी है, सब लोग के लिए इनफ है या फिर इनफ से भी ज़्यादा है, और कहीं कहीं कुछ कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे मतलब एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी नहीं है। तो ये क्या है, यहाँ पे अनइवन एक्सेस है। फिर अगला है, to facilitate higher food grain production, water resources are being overexploited to expand irrigated areas for dry season agriculture। तो अब यहाँ पे तीसरा क्या है, अब मान लो जहाँ पे भी अबंडेंट वाटर है, मान लो जैसे हम बात करते हैं जो पंजाब वाला रीजन है, वहाँ पे पानी की कमी नहीं है। तो वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे लोग कर रहे हैं कि मान लो जो एक एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है जिसमें मान लो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
और आपका मतलब ग्रोथ भी अच्छा होगा। तो लोग वैसा ट्राई कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ भी कर लें और अपना प्रॉफ़िट भी ज़्यादा हो। तो इस वज़ह से क्या हो रहा है, इस वजह से कहीं और का जो पानी मतलब मिलना चाहिए था, पानी जो मतलब ग्राउंड वाटर का जो पानी बचाना चाहिए था, वो ओवर एक्सप्लॉइट हो जा रहा है और बहुत ज़्यादा यूज़ हो जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है आगे वाले टाइम पे। अभी तो जो क्या बोलते हैं, ये वाला रीजन है, इतना हम फेस नहीं कर रहे, पर आगे जाके हम और ज़्यादा फेस करेंगे। फिर देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है, मान लो जैसे हमारे जो क्या हालत है, इंडिपेंडेंस से पहले हर जगह पानी तो ठीक ठाक था, फिर भी कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती थी। पर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ अपना, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो हमारा मान लो पहले वाटर रिक्वायरमेंट थी, वो कहाँ कहाँ थी। जैसे मेनली था हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा यूज़ करता है पानी को। फिर दूसरा हमारे जो भी हाउस होल्ड है उस वजह से, और उसका तीसरा मान लो जो भी छोटे-मोटे अगर अदर एक्टिविटीज़ होगी, जैसे मान लो हमारी मैन्युफैक्चरिंग की कुछ भी छोटी-मोटी। और उसके बाद जब मान लो हमारा जब इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ, तो अब मान लो यहाँ पे जो पहले मैन्युफैक्चरिंग होती थी, वो मान लो एक परसेंटेज के हिसाब से 10% होती थी। पर अब क्या हो रही है, अब वो 1000% हो रही है। तो अब जो वाटर रिक्वायरमेंट इनका था, अब उससे यहाँ पे सोच सकते हो 100% बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर की और ज़्यादा शॉर्टेज होना शुरू हो गई। अब जो पानी अर्बन एरियाज़ में जाना था, या फिर कहीं मान लो विलेज में जाना था, कहीं भी जाना था, अब वो कहाँ जा रहा है? वो आ रहा है हमारी जो भी यहाँ पे मान लो इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे जा रहा है। तो इस वज़ह से क्या हो रहा है, एक वाटर शॉर्टेज और इंक्रीज़ हो रही है। फिर इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम बीइंग हैवी यूजर्स ऑफ वाटर आल्सो पावर टू रन देम। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे मान लो इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें तो यहाँ पे पानी की ज़रूरत है ही, पर दूसरी ज़रूरत होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए। और सबसे ज़्यादा अगर देखें, तो जो हाइड्रो पावर प्लांट्स है, जो डैम्स के थ्रू मतलब हम जब पानी ऊपर से फेंकते हैं, तो टरबाइन घूमती है, तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो जाती है हमारी इंडस्ट्रीज में। तो इस वजह से जो ये पानी है, यहाँ इस तरीके से भी यहाँ पे यूज़ होता है इंडस्ट्रीज को हमें पावर प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इंडिया का अभी अप्रॉक्सीमेट 22% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किससे होता है, वो होता है हाइड्रोलिक, जो हमारे पावर प्लांट्स होते हैं। हाइड्रोलिक पावर प्लांट्स मतलब जो हमारी डैम्स होती हैं ये। फिर अगर हम और आगे देखें, तो there has been a growing concern that even if there is ample water to meet the needs of the people, much of it may be polluted by domestic industrial waste, chemical, pesticides and fertilizer। तो अब यहाँ पे और रीज़न क्या हो रहा है, मान लो जहाँ पे हमारे पास पानी अवेलेबल भी है, मान लो पहले हमारे पास एक पॉन्ड होती थी। अब पॉन्ड मतलब 20 साल पहले, 30 साल पहले वहाँ पे पानी साफ होता था, मतलब इतना ज़्यादा डर्टी नहीं था। पर अब क्या हो रहा है, अब वहाँ पे उसके आस-पास जो भी लोग रह रहे हैं, वो उसे गंदा कर रहे हैं। या फिर कोई मान लो इंडस्ट्री है उसके आस-पास, तो उसका जो भी यहाँ पे वेस्ट है, वो भी क्या वहाँ से निकल के कहाँ आ रहा है, इस पॉन्ड में आ रहा है। बाकी जो अलग-अलग एक्टिविटीज़ है, उससे क्या हो रहा है, अभी जो हमारे पास वाटर रिसोर्स था, ये पूरी तरीके से खराब हो गया। तो पहले तो हम नॉर्मली इसे यूज़ कर सकते थे, पर अब नहीं कर सकते। इस वजह से वाटर की शॉर्टेज और ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसी को काउंटर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पे अलग-अलग तरीके के जो एक्ट्स हैं वो निकाले थे। जैसे अगर हम पहला देखें यहाँ पे, द जल जीवन मिशन। इसका गोल क्या है? एवरी रूरल हाउसहोल्ड गेट एश्योर्ड सप्लाई ऑफ पोर्टेबल पाइप वाटर एट अ सर्विस लेवल ऑफ 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कि हर एक इंसान को फॉर पर कैपिटा बोले तो हर एक इंसान को 55 लीटर्स पानी मिलेगा हर दिन। और ये क्या है, ये मतलब हमारे जो क्या कहते हैं विलेज एरियाज है, रूरल एरियाज, वहाँ पे। और ये पाइप वाटर होगा, मतलब जैसे हम अभी जैसे क्या कहते हैं अर्बन एरियाज में तो हर जगह पाइप वाटर है, कि हमारे पास जैसे वो जो टैंक्स होते हैं बड़े, उसमें पानी होता है, फिर यहाँ से पाइप के थ्रू हमारे पास पानी आता रहता है। पर अगर हम जाते हैं रूरल एरियाज में, तो इस तरीके की जो फैसिलिटी है बहुत कम है, मतलब बहुत ही कम ऐसे रूरल एरियाज है जहाँ पे एक तरीके से कंप्लीट सप्लाई वाटर होता है। तो इसी को इंक्रीज करने के लिए हमने क्या करा था, ये हमारा मिशन था, द जल जीवन मिशन। फिर अगर हम आगे देखें, इंडियाज रिवर्स स्पेशली द स्मॉलर वंस हैव ऑल टर्न इनटू टॉक्सिक स्ट्रीम्स। तो जैसे अभी हमने बात करी, जो क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स है, वो जाके सीधे मिलती है तो हमारे जो भी वहाँ पे आसपास वाटर बॉडी हो गई, या फिर अगर रिवर होती है तो मेनली रिवर में। तो जो हमारी छोटी-छोटी रिवर है जिनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उनमें क्या होगा, उनमें अगर ऐसे इफ्लुएंट्स बहुत ज़्यादा आएँगे, तो उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो पूरी तरीके से हमारे जो इफ्लुएंट्स हैं उनको डिसॉल्व कर ले। तो इस वजह से वो क्या हो चुकी है, वो एकदम टॉक्सिक स्ट्रीम जैसी दिखती है। मान लो जैसे अगर हमारी पहले रिवर थी, यहाँ पे जैसे हमने देखा होगा ब्लू वाटर जैसे हम दिखाते हैं, तो पहले वो होता था ब्लू कलर का, पर अब वो क्या हो गया, अब वो होने लग गया ब्लैक कलर का। पूरी तरीके से काला हो गया, और जो क्या कहते हैं पानी है वो एकदम खराब सा होना शुरू हो गया। तो इस वजह से ये पूरी तरीके से टॉक्सिक स्ट्रीम बन गई। अगर दूसरी तरफ देखें, जो हमारी मेजर रिवर्स है, जैसे अगर हम अपनी गंगा यमुना की रिवर की बात करें, तो ये इनकी कैपेबिलिटी है कि ये बहुत ज़्यादा जो क्या कहते हैं इफ्लुएंस है, वो अपनी तरफ अपने अंदर डिजोल्व कर लेती हैं, और मतलब फिर भी सही साफ रहती हैं। पर उसके बाद जो उनकी लिमिट है, हम उसको भी मतलब एक तरीके से क्रॉस कर रहे हैं, और उसमें इतना ज़्यादा इफ्लुएंस या वेस्ट चीज़ें डाल रहे हैं
कि अब जो हमारी मेजर रिवर्स हैं, वो भी उसको अपने तरफ से पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं कर पा रही। इस वजह से वो भी डर्टी होती जा रही हैं। तो यहाँ पे ये बहुत बड़े क्या कहते हैं प्रॉब्लम है। फिर आगे देखते हैं, यू मे हैव ऑलरेडी रियलाइज दैट द नीड ऑफ द आर इज टू कंजर्व एंड मैनेज आर वाटर रिसोर्सेज। तो ये तो बहुत बेसिक सी समझ है कि आज के हिसाब से हमें जो भी हमारे वाटर रिसोर्स है, चाहे हमारा अंडरग्राउंड वाटर हो, चाहे रिवर वाटर हो, चाहे आपके जो भी आसपास वाटर रिसोर्सेज हो, हमें उन सबको बचाना चाहिए। और मतलब एक तरीके से वेस्टेज भी नहीं करनी चाहिए साथ में। तो ये अब आजकल का यहाँ पे सबसे मेजर टॉपिक चलता है। फिर आगे देखते हैं, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो अब एक तरीके से जो हमारी और जो चीज़ है, मान लो वाटर को रिजर्व करने के लिए, तो हम लोगों ने क्या बनाया, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या है? अब जैसे डैम होता है, उसे हम आजकल क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोलते हैं, क्योंकि उसका जो यूज़ है वो अलग अलग जगह पे हम करते हैं। जैसे हम बात करें, सबसे पहला तो होता है वाटर स्टोर करने के लिए, वाटर स्टोरेज के लिए। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद एक हो गया हमारा, क्या भी हमने डिस्कस करा था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद क्या हो गया, ये इनलैंड नेविगेशन के लिए भी यूज़ होता है, इनलैंड नेविगेशन। फिर होता है उसके बाद, अगर हम देखें फिशरीज के लिए, तो ये यहाँ पे कुछ रीजंस है जो हमारे डैम यूज होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं आजकल, इसे हम कहते हैं मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। तो ये मतलब ये अगर यहाँ पे कहीं भी ऐसा है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, तो ये डैम ही होता है। फिर अगर आगे देखते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया। तो जैसे अभी आज हमारे पास डैम्स हैं, तो इस तरीके के सिमिलर जो प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत साल पहले भी, मतलब जो हमारा इंडिया, बहुत ही मतलब पुरानी बात है, जो मतलब बीसी की बात होगी, तो ये वहाँ पे भी यूज होते थे। तो अगर हम देखते हैं, फर्स्ट सेंचुरी बीसी में, ये एक जगह है यहाँ पे, श्रृंगावरपुरा नियर अलाहाबाद हैड सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलिंग द फ्लड वाटर ऑफ द रिवर गंगा। तो यहाँ पे क्या है, जो मान लो जो हमारी रिवर गंगा बहुत, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा पानी आ जाता था इसमें, तो यहाँ पे कुछ स्टोरेज बना रखे थे यहाँ पे, जिससे वहाँ पे पानी स्टोर हो जाता था और जो फ्लड है वो प्रिवेंट होता था। तो सोच सकते हो फर्स्ट सेंचुरी बीसी से चलता आ रहा है जो यहाँ पे ये टेक्निक है। फिर अगर हम आगे देखें, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम्स वर बिल्ट। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये और अलग अलग चीज़ें हैं जो यहाँ पे बिल्ट हुई। फिर अगर हम आगे देखते हैं, एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव बीन आल्सो फाउंड इन कलिंगा। कलिंगा का है उड़ीसा में। फिर है नागार्जुना कोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटका, कोल्हापुर महाराष्ट्र। तो इन सारी जगह पे भी हमें क्या मिला, इरिगेशन वर्क्स मिले हैं। फिर अगर हम आगे देखें, 11वीं सेंचुरी में क्या बनी थी, भोपाल लेक। भोपाल लेक को हम और क्या कहते हैं, भोपाल लेक को कहते हैं भोजताल लेक। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है ये, और बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। तो ये वन ऑफ दी मतलब लार्जेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर है। तो ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसे इमेजिन करना ही बहुत मुश्किल है कि किसी मतलब ये ह्यूमन मेड हो सकता है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये भोपाल में है। फिर आगे हमारा, इन द 14th सेंचुरी द टैंक इन हौस खास दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश फॉर सप्लाइंग वाटर टू सिरी फोर्ट। तो यहाँ पे 14th सेंचुरी में इल्तुतमिश ने क्या करा था, जो हौस हौस खास वाला एरिया है, वहाँ पे वाटर टैंक बनाया था, ताकि जो उसका सिरी फोर्ट है और उसके आसपास वाला एरिया, वहाँ पे वाटर सप्लाई हो सके। तो जो ये सारी टेक्निक्स है, आप सोच सकते हो बहुत ही पहले से चलती आ रही हैं, नई नहीं है। तो ये अभी भी मतलब फॉलो करी जा सकती है बहुत अच्छे से, और जो हमारे मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं वो हम रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर व्हाट आर डैम्स एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर। तो यहाँ पे देखते हैं कि डैम सिंपली होता है कि डैम सिंपली, जो मान लो हमारा वाटर रिजर्वर होता है ना, उससे हम डैम कहते हैं। हम ये जो एक स्ट्रक्चर है, मान लो जैसे ये रिवर हो गई, यहाँ पे अपने आसपास एक स्ट्रक्चर सा बना देते हैं हम पूरा, और यहाँ पे होता है ये गेट्स, इस जगह पे गेट्स होते हैं जहाँ से पानी जा सकता है। तो अब यहाँ पे क्या है, जो ये पूरा बीच में यहाँ पे पानी होगा ना, इस पूरे एरिया को हम डैम कहते हैं। जो ये पूरा एरिया यहाँ पे पानी भरा हुआ है, इस पूरे एरिया को हम डैम कहते हैं। हम जो ये आगे वाला स्ट्रक्चर है जहाँ से पानी जाता है, उसे हम डैम नहीं कहते, इस पूरे एरिया को हम डैम कहते हैं। फिर अगर हम आगे देखें, टुडे डैम्स आर बिल्ड नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन। तो इरिगेशन तो यहाँ पे एक मेन यूज है ही, पर और अलग अलग यूज क्या है, एक हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फिर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। तो देख सकते हो जितने ज़्यादा हमारे मतलब एक तरीके पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमें पानी की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वजह से यहाँ से हम जो क्या वाटर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हैं। फिर अगला क्या है, फ्लड कंट्रोल। फ्लड कंट्रोल क्यों, मान लो अगर हमारा डैम बहुत बड़ा है, और उसमें अगर मान लो अचानक से रिवर में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, तो वो डैम डैम हमारा पानी स्टोर कर सकता है। पर अगर हमारा डैम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो वो एक तरीके से क्या होगा, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अब जैसे मान लो कि हमारा डैम छोटा सा है, अब इसमें पानी तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे स्टोर भी हो गया, अब ऑलमोस्ट ही फुल है। अब यहाँ पे क्या होता है, या तो ये ब्रेक हो जाएगा, अगर ब्रेक हो गया तो हर तरफ पानी जाएगा और बहुत दूर दूर तक इसके आसपास वाले जो भी चीज़ है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और अगर हमें मतलब ब्रेक करने से बचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो आगे फ्लो है रिवर का, वहां पे हमें पानी छोड़ते रहना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या होगा, मान लो नॉर्मली पानी बहुत हल्के हल्के फ्लो होता है, पर हम जब डैम से छोड़ते हैं तो बहुत तेजी से जाता है।
तो यहाँ पे एक तो इरोजन होगा सबसे मेन चीज़, और उसके बाद यहाँ पे मान लो कि छोटा-सा भी कहीं एरिया जिससे पानी शहरों में या कहीं भी आस-पास वाले गाँव में जा सकता है, तो पानी वहाँ फ्लो कर जाता है और बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होती है। तो इस वजह से हमारे जो डैम्स हैं, वो एक तरीके से डिस्ट्रक्शन कॉज़ भी करते हैं, डिस्ट्रक्शन प्रिवेंट भी करते हैं। फिर अगर हम आगे देखें यहाँ पे रिक्रिएशन, अब रिक्रिएशन सिंपली कि मान लो हमारा एक एरिया है, वो है द ब्यूटीफुल एरिया, तो वहाँ पे रिक्रिएशन के लिए काम आ सकता है। फिर अगला है इनलैंड नेविगेशन। अब मान लो कभी-कभार ऐसा होता है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो हम डैम को यूज़ कर सकते हैं एज़ अ वाटरवे। फिर अगला है फिश ब्रीडिंग, तो हम इस एरिया में फिश ब्रीडिंग भी कर सकते हैं, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो यूजेस है डैम्स के वो हैं। फिर यहाँ पे डैम्स को ही हम क्या कहते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था। फिर अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें, अब सतलुज ब्यास रिवर बेसिन पे कौन सा है, भाखरा नंगल डैम, तो ये क्या बोलते हैं, बहुत ही मेजर डैम है। फिर अगला है हमारा हीराकुड प्रोजेक्ट इन द महानदी बेसिन इंटीग्रेट्स कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद फ्लड कंट्रोल, तो ये हमारा दूसरा है कहाँ पे, क्या बोलते हैं, महानदी बेसिन में हीराकुड प्रोजेक्ट, तो ये कहाँ पे, ये हमारा उड़ीसा। तो यहाँ पे कुछ हमारे ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम्स है। आगे यहाँ पे मैप है, मैप के थ्रू जो जितने भी यहाँ पे डैम्स है वो हम देख लेंगे। फिर अगर हम आगे जाते हैं, अ डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट्स और रिटार्ड द फ्लो, ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वॉयर, लेक और इम्पाउंडमेंट। तो यहाँ पे सिंपली ये बात करिए, जो एक नॉर्मली मान लो रिवर फ्लो हो रही है, उसको जब हम एक तरीके से रिटार्ड कर दें, स्लो कर देते हैं या फिर रोक देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो बन जाता है हमारा डैम। अब यहाँ पे डैम में क्या होगा, पानी स्टोर होगा, पानी स्टोर, उसे हम क्या क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं या तो रिजर्वर है, या फिर लेक है, या फिर इम्पाउंडमेंट है। डैम रिफर्स टू द रिजर्वर, अब यहाँ पे दे रखा है डैम, जो हमारा रिजर्वर होता है, मतलब जहाँ पानी स्टोर है वो होता है, हमारे जो स्ट्रक्चर होता है आगे का, वो डैम नहीं होता। फिर डैम के आगे जो गेट होते हैं वो दो तरीके से काम करते हैं, एक होता है इंटरमिटेंटली, एक होता है कंटिन्यूसली। अब मान लो कंटिन्यूसली मतलब जो ये गेट है, ये यहाँ पे थोड़ा सा खुला रहेगा, कि मान लो यहाँ पे पानी कंटिन्यूसली थोड़ा 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 फ्लो होता रहे। दूसरा होता है इंटरमिटेंटली, मतलब गेट क्लोज रहेगा, जब यहाँ पे पानी की या तो आगे जरूरत होगी या पानी यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब वो थोड़े टाइम के लिए खोलते हैं, तो यहाँ पे पानी जाता है, फिर वो बंद कर देते हैं, तो पानी नहीं जाता। तो इस तरीके से यहाँ पे दो तरीके के यहाँ पे गेट्स होते हैं। वे डैम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इंटेंडेड पर्पस ऑफ हाइट। तो यहाँ पे जो डैम्स है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे हम मतलब जान सकते हैं कि बड़ा डैम है, छोटा डैम है, या फिर उसके अलग अलग जो भी स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से। तो पहला यहाँ पे कि किस चीज़ से बना है, तो वो या तो टिम्बर डैम होगा, एम्बैंकमेंट डैम होगा, या फिर मेसनरी डैम होगा। फिर अगले देखते हैं यहाँ पे, और साइज के हिसाब से क्या, लार्ज डैम है, मेजर डैम है, लो डैम है। तो और ये हाइट के हिसाब से हो गया, लो डैम, मीडियम डैम, या फिर हाइट डैम। तो ये हमारे तीन अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे डैम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर अगर हम आगे देखें, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक कोट दिया था कि जब मान लो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारी वाटर की शॉर्टेज होती थी, तो इसको फुलफिल करने के लिए जब डैम्स बनते थे, तो इन्होंने यहाँ पे डैम्स को क्या कहा, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीटली फुलफिल हो रही है, एक तरीके से लाइफ प्रोवाइड हो रही है। इस वजह से इसे कहा यहाँ पे टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। फिर यहाँ पे क्या डैम्स क्या क्या करते हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं, एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प करते हैं, विलेज इकोनॉमी को इम्प्रूव करते हैं, ग्रोथ बढ़ाते हैं, और अर्बन इकोनॉमी को भी सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ एडवांटेजेस हैं यहाँ पे डैम्स के। फिर अगर हम और देखें, द ये एक यहाँ पे सॉन्ग दे रखा है, ये दामोदर रिवर जो क्या कहते हैं सौरो ऑफ बंगाल बोली जाती है, तो वहाँ के जो एरिया है वहाँ पे बहुत ही क्या कहते हैं फेमस पोम है, तो आप ये पढ़ सकते हो अगर चाहो तो। फिर हम आगे देखते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटिनी एंड अपोजिशन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं, यहाँ पे जैसे अभी हमने डिस्कस करी थी जो डैम्स के एडवांटेजेस थे, पर ऑब्वियसली हर एक चीज़ के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो जो डैम्स के डिसएडवांटेजेस उस वजह से यहाँ पे डैम्स को क्या हो रहा है, स्क्रूटिनी हो रही है, मतलब इसके अगेंस्ट लोग खड़े हो रहे हैं कि यहाँ पे बनने से लोग मना कर रहे हैं, मतलब मना कर दे रहे हैं कि यहाँ पे मत बनो इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ रीजंस क्या क्या हैं, जिस मतलब जो डैम के नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले अफेक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर। अब यहाँ पे किसी भी रिवर का अगर हम नेचुरल फ्लो डिस्टर्ब करेंगे, तो आगे जो भी उसका मतलब पूरा एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस वजह से एक सबसे मेजर रीज़न ये है कि नेचुरल फ्लो है जो उसको यहाँ पे डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ पे हम मार्क करते हुए चलते हैं, ये हो गया हमारा पहला। फिर दूसरा है हमारा पुअर सेडिमेंट फ्लो। तो अब क्या हो रहा है, मान लो पहले जैसे हमारी रिवर चलती आ रही है, तो जो भी यहाँ पे सैंड सेट होगा वो हल्के हल्के आगे आगे इधर इधर इकट्ठा होता रहता है, तो इस वजह से फर्टिलिटी है वो बढ़ती है। पर अब क्या हो रहा है यहाँ पे पुअर सेडिमेंट्स फ्लो, कि मान लो जो हमारे डैम है पूरा यहाँ पे एक तरीके से जो आगे हमारी सैंड सिल्ट है वो जा ही नहीं पा रही, और मतलब एक तरीके से जो फर्टिलिटी है वो बहुत कम हो रही है, मतलब जो फर्टाइल लैंड है हमारा वो कम हो जा रहा है। फिर अगला यहाँ पे एक्सिस सेडिमेंटेशन। अब जो हमारे ये सैंड सिल्ट था जो आगे आके इकट्ठा होता रहता था, अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा रिजर्वर है उसके नीचे, अब मान लो जैसे ये हमारा एक रिजर्वर है, यहाँ से रिवर आती है, इसमें पानी स्टोर करती है और यहाँ से आगे जाता है। तो अब क्या हो रहा है, मान लो पहले पूरा पानी था, अब इस जगह पे मान लो मिट्टी इकट्ठा होनी, जो यहाँ पे मिट्टी लेकर आ रही है रिवर, वो यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो गई। कि जैसे अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले हमारी जो रिवर थी,
वो यहाँ से जो मिट्टी लेकर आ रही थी, उससे पहले यहाँ पे पूरा इतना इतना ज़्यादा पानी आ सकता था, यहाँ पे। पर अब जो नीचे वाला ये एरिया है, मान लो इतना-इतना, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सैंड और सिल्ट जमा हो गया। तो अब जो स्टोरेज है वो बहुत कम हो गई, स्टोरेज सिर्फ़ इतनी रह गई। तो ये क्या हो रहा है, एक मेजर कंसर्न हो रहा है। क्यों? जब वाटर स्टोरेज कम होगी, तो मान लो अगर अचानक से बहुत ज़्यादा अचानक से कभी पानी आ गया, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो सकता है, तो डैम ब्रेक हो सकता है, या फिर हमें सडनली बहुत ज़्यादा रिलीज़ करना पड़ेगा वाटर, उससे आगे जाके डिस्ट्रक्शन हो सकती है। तो इस वजह से क्या है, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन। फिर यहाँ पे क्या, रिजल्टिंग रॉकियर स्ट्रीम बेड्स एंड पुअर हैबिटेट्स फॉर द रिवर्स। और तीसरा क्या, एक्वेटिक लाइफ। अब यहाँ पे जो नॉर्मल एक्वेटिक लाइफ है, वो भी डिस्टर्ब हो सकती है, जो यहाँ पे जो भी यहाँ पे एक तरीके से सेडिमेंट्स बैठ रहे हैं उस वजह से। तो ये यहाँ पे कुछ मेजर रीजंस थे। और एक रीजन तो अभी हमने डिस्कस करा ही था, वो था कि आगे जो हमारे विलेज है, या फिर आगे जो भी एरिया आ रहा है, उसमें अगर हम सडनली क्या बोलते हैं वाटर को एक्सेसली छोड़ेंगे, तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो सकता है। फिर अगर हम आगे देखें, the reservoir that are created on the floodplains are floodplains also submerge the existing vegetation and soil. तो अब क्या हो रहा है, मान लो जहाँ पे एक सिंपल पूरा ये लैंड एरिया था, मान लो यहाँ पे फॉरेस्ट था, और इसके बीच में से एक रिवर जा रही थी। अगर हमने अब यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे अगर हमने डैम बना दी, तो ये जो आसपास का एरिया था पूरा फॉरेस्ट, यहाँ पे मान लो यहाँ पे लोग रहते थे, तो उनको क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्प्लेस करना पड़ेगा। जो पूरा फॉरेस्ट एरिया है ये पूरी तरीके से पानी के अंदर सबमर्ज हो जाएगा, तो इसका यूज नहीं रहेगा। तो इस वजह से ये एक और मेजर रीजन है स्क्रूटिनी के लिए। फिर अगर हम आगे देखें, यहाँ पे जो नॉर्मली वेजिटेशन था वो सब खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से कुछ हमारे जो मेजर प्रोजेक्ट्स है उसके अगेंस्ट बहुत बड़ा, मान लो एक तरीके का आंदोलन होते हैं, स्ट्राइक्स होती हैं। तो उसमें से हमारा सबसे मेजर था नर्मदा बचाओ आंदोलन। आई होप सो आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं सुना ही होगा, कि जो नर्मदा रिवर पे जो हमने डैम बनाया था, उसके अगेंस्ट बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे क्या करा, एक तो मेजर वहाँ से लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा था। तो जब लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, तो लोग उसके अगेंस्ट खड़े होंगे, क्योंकि हमारी जो मतलब एक तरीके से जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हुई। मान लो इन्हें डिस्प्लेस भी कर दिया, पर जो भी उनके पास उनसे मतलब कंप्लीट प्रॉमिस करे गए थे, या फिर वो सोच रहे थे कि उन्हें उनकी लाइफ बेटर हो जाएगी कहीं भी जाकर, तो वैसा नहीं हुआ, उन्हें बहुत ज़्यादा और डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। तो इस वजह से यहाँ पे एक मेजर रीजन था, यहाँ पे जो क्या कहते हैं, नर्मदा जो डैम है उसके अगेंस्ट यहाँ पे बोलने का। फिर दूसरा था हमारा टहरी डैम। तो टहरी डैम ये कहाँ पे, ये हमारा जैसे नर्मदा डैम तो हमारा गुजरात में है, टहरी डैम है हमारा उत्तराखंड में। तो ये भी यहाँ पे भी बहुत बड़े इश्यूज आते हैं इससे रिलेटेड। फिर यहाँ पे अगर देखते तो मेन रीज़न क्या था, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। तो यहाँ पे जो भी लोकल लोग रहते थे उन्हें हमें डिस्प्लेस करना पड़ा था, और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं हुई। तो यहाँ पे पूरा दे रखा है जो नर्मदा आंदोलन है उससे उससे रिलेटेड, कि एनजीओज ने स्टार्ट करा था। उन्होंने क्या करा, जो वहाँ के ट्राइबल पीपल है, फार्मर्स है, और फिर कुछ जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, जो इन्वायरमेंट को सपोर्ट करने के लिए स्ट्राइक्स करते हैं, और फिर जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उन सबको इकट्ठा करके यहाँ पे स्ट्राइक करी थी। तो नर्मदा रिवर कहाँ पे है, गुजरात में। इट ओरिजिनली फोकस्ड ऑन द इन्वायरमेंटल इश्यूज रिलेटेड टू ट्रीज दैट वुड बी सबमर्ज्ड। तो जो स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था वहाँ पे जो भी मान लो फॉरेस्ट एरिया या फिर जो ट्रीज हैं, उसको जो हार्म होगा उस वजह से। पर उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते ये किस लिए होगी, कि यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी थी उनको डिस्प्लेस करने करा था, और फिर उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थे वो फुलफिल भी नहीं हो। पर यहाँ पे हम देख सकते हैं, aim to क्या कहते हैं, refocus the aim to enable poor citizens, especially the outseas displaced people, to get full rehabilitation facilities from the government। तो जो भी वहाँ से प्रॉमिस थे कि हम उन्हें रिहैबिलिटेट करेंगे, कहीं और अच्छा घर देंगे, जो भी प्रोवाइड करेंगे, वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो पाया था। तो ये कुछ रीजंस हैं। फिर अगर हम आगे देखें यहाँ पे, इरिगेशन हैज ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मैनी रीजन विद फार्मर शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स। तो जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि जहाँ पे भी पानी की मतलब एक तरीके से अवेंडेंस है, यहाँ पे शॉर्टेज नहीं है, तो वहाँ पे फार्मर्स क्या कर रहे हैं, वहाँ पे ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यहाँ पे पानी को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो मतलब अपने प्रॉफिट के लिए। जो मान लो एक भी मतलब ऐसी क्रॉप है जो पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, तो उस क्रॉप, और अगर उसके ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो फार्मर्स क्या कर रहे हैं कि वो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हर एक के पास अपना खुद का पंप है। तो और जितना चाहे वो उतना क्या कहते हैं ग्राउंड वाटर है वो क्या कहते हैं निकाल रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। तो एक तो वाटर टेबल क्या कहते हैं कम हो रहा है, भले ही उनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, पर ओवरऑल जो है, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको बहुत बड़ा हार्म हो रहा है। फिर अगर और देखिए जो इरिगेशन है, इरिगेशन मान लो जो हमारे इरिगेशन की वजह से क्या-क्या हुआ है, दूसरा हुआ है हमारा यहाँ पे इंक्रीजिंग द सोशल गैप बिटवीन द रिचर लैंड ओनर्स एंड द लैंडलेस पुअर। अब मान लो जो हमारे रिच लैंड ओनर्स हैं, अब वो तो एबल हैं कि एक अपना खुद का जो क्या बोलते हैं वाटर पंप है वो एस्टेब्लिश कर पाएँ। पर जो हमारे पुअर हाउस होल्ड्स हैं, उनके पास मान लो छोटे-छोटे फार्म है, तो उनकी इतनी एबिलिटी नहीं है कि जो वहाँ पे एक खुद का जो वाटर पंप है वो एस्टेब्लिश कर पाएँ। तो इन्हें क्या करना पड़ता है, इन्हें या तो जो भी मान लो पंचायत होगी उनसे माँगना पड़ता है, या फिर जो रिच फार्म ओनर्स हैं जिनके खुद का पंप है, उनसे माँगना पड़ता है कि मतलब फिर देखो इन्हें अपने अपनी तरफ से रुपए देने पड़ते हैं जो लैंड ओनर्स हैं उन्हें, और वो तो अपना एक्सटेंसिव यूज़ करते हैं पानी का, जो भी उन्हें ग्रो करना होता है वो। तो इस वजह से जो गैप है वो ही बढ़ता जा रहा है। फिर अगर हम और देखें, और कुछ यहाँ पे रीज़न होते हैं कि जो यहाँ पे हमारे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें होता क्या है, कि जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं
उसमें वाटर सप्लाई ज़्यादा होता है। मान लो हमारे एक विलेज के पास में एक डैम बना है और मान लो यहाँ से लोग जो डिस्प्लेस हुए वो यहाँ जाके रह रहे हैं। तो अब जो इसका पानी है वो यहाँ पे मेजरली मिलना चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों को डिस्प्लेस करा है, इन्हीं को बहुत बड़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स फेस हुई है। पर होता क्या है, पर मान लो यहाँ पे एक बड़ी सिटी है, तो ये पूरा पानी इधर जाता है और इनके पास फिर शॉर्टेज हो जाती है, तो ये भी एक मेजर रीज़न है। फिर और क्या है, और जो हमारे इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर की शॉर्टेज हो रही है, वाटर की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही है। तो जो हमारे इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स हैं, जो भी मान लो हमारी रिवर्स हैं, जिनका मतलब जो अलग-अलग स्टेट से पास होती हैं, तो उन पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो रहे हैं कि हम जो एक मतलब स्टेट है वो ज़्यादा पानी माँग रहा है, और जो मान लो पहले बहुत पहले मतलब एक ट्रीटी हुई होगी, उससे अलग माँग रहा है कि अब ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है तो ज़्यादा पानी दो, या फिर जो मेजर स्टेट है वो पूरी तरीके से पानी प्रोवाइड नहीं कर पा रही, इस वजह से यहाँ पे डिस्प्यूट बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है। इस मैप में जो भी हमारे मान लो मेजर डैम्स हैं वो यहाँ पे सब गिवन है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारी सलाल डैम है चेनाब रिवर पे, फिर यहाँ पे भाखरा नंगल डैम सतलुज रिवर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डैम है, फिर टेहरी डैम है गंगा नदी पे, फिर यहाँ पे देखते हैं नरौरा डैम है, फिर और अगर हम यहाँ पे देखें नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे मैथन, पांचल, कुनार, फिर ये रिहांद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे चंबल चंबल रिवर पे क्या कोटा बैराज, फिर महाराणा प्रताप सागर के ये वाटर रिजर्वर है, फिर यहाँ पे गांधी सागर। तो ये यहाँ पे कुछ मेजर डैम्स है, ये आप मतलब गो थ्रू कर सकते हो। और मान लो जो भी रिसेंटली अगर न्यूज़ में आई होगी, आप उसके बारे में और अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उससे रिलेटेड एग्जाम में ज़्यादा चीज़ें पूछे जा सकती हैं। तो ये जितने भी यहाँ पे डैम्स है, कोयना, तुंगाभद्रा, नागार्जुना सागर, हीराकुड, तो ये सब आप देख लेना। फिर सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पर, फिर यहाँ पे पेरियर, मैतूर, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। फिर अगर हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पे डैम्स की मतलब एक तरीके जो भी मान लो जिस ऑब्जेक्टिव से डैम्स को बनाया गया था, तो वो कंप्लीटली फुलफिल नहीं हो पाते बहुत जगह पे। कि मान लो उन्होंने बनाया होगा कि एक मान लो लिमिट है कि मान लो 5000 मेगावाट्स का वो जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी है वो करेगा। फिर दूसरा कि 1000 घरों में पानी प्रोवाइड कराएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे जो ये चीज़ें फुलफिल नहीं हो पा रही, मान लो 500 की जो रिक्वायरमेंट थी वो अब 300 कर पा रहा है, तो यहाँ पे 200 का लॉस हो गया। फिर 1000 की वजह वो सिर्फ 800 में पानी पहुंचा पा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे शॉर्टेजेस हो रही हैं। तो यहाँ पे देखते हैं आयरॉनिकली, द डैम्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड्स हैव ट्रिगर्ड फ्लड्स ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वर। तो जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि यहाँ पे नीचे अगर पानी वो यहाँ पे मिट्टी बैठ जा रही है, तो यहाँ पे पानी ऊपर रहेगा। पानी का जो ओवरऑल मान लो जो वो है कि कितना पानी स्टोर कर सकता है हमारा डैम, वो कम होता जाएगा। तो हमें पानी यहाँ से रिलीज करते रहना पड़ेगा, और इस वजह से आगे क्या हो रहा है, आगे डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे मेजर कुछ फ्लड्स आ गए थे, कहाँ पे, महाराष्ट्र और गुजरात में 2006 में। फिर दूसरा क्या है, दूसरा ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन कॉज कर रहा है, क्योंकि जो एरिया जहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे पूरी तरीके से एक तरह की डिस्ट्रक्शन ले आ रहा है। और फिर जो हमारे मान लो जब अचानक से हम पानी छोड़ते हैं, बहुत तेजी से पानी जाता है, तो आसपास का जो भी एरिया वो भी सबमर्ज होता है, जो भी यहाँ पे सैंड और फर्टाइल सॉइल होगा वो वॉश अवे हो जाता है इस तरफ। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉइल इरोजन हो रहा है। The multi-purpose projects induce earthquake, cause waterborne diseases and pests and pollution resulting from excessive use of water. तो यहाँ पे कुछ और मेजर जो चैलेंजेस है वो क्या है कि यहाँ पे अर्थक्विक क्या होता है, अर्थक्विक भी इंड्यूस कर रहे हैं। मान लो जो भी एक मतलब बहुत जैसे बड़े बड़े हमारी चीज़ें बन जाती हैं, तो वो कुछ इम्पैक्ट डालती है हमारे जो मान लो एरिया है वहाँ पे, जो भी हमारी टेक्टोनिक प्लेट है उस पे भी। फिर दूसरा कि यहाँ पे वाटरबोर्न डिजीज आ रही है, मान लो एक जगह पानी इकट्ठा हो रहा है और अगर वो साफ पानी नहीं है, तो उससे ऑब्वियसली जो वाटरबोर्न डिजीज है वो स्प्रेड होंगी। फिर अगला है हमारे यहाँ पे पेस्ट। अब मान लो जब जो हमारे कुछ पेस्ट होते हैं उनको जो पानी में सर्वाइव करते हैं, पानी उन्हें चाहिए ही होता है, तो यहाँ पे उनके लिए तो अबेंडेंस है, तो इस वजह से जो पेस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। फिर अगला यहाँ पे पॉल्यूशन, अगर अगर हम वाटर को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करेंगे तो हमें पॉल्यूशन भी हो जा रहा है, तो ये भी एक अगला रीजन है। फिर हम चलते हैं, हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिंपली जो भी हमारा मतलब एज अ रेन जो पानी आता है उसे हम हार्वेस्ट करते हैं, मतलब बचाते हैं, स्टोर करते हैं कहीं पे, तो वो आ जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में। तो सिंपली यहाँ पे जो भी हमारा पानी आ रहा है ऊपर से, उसको हम किसी भी तरीके, मान लो जैसे रूफ टॉप पे गिर रहा है, तो रूफ टॉप से हम यहाँ पे पाइप कनेक्ट कर देते हैं, एक अंडर वाटर या फिर एक टैंक होता है, उसमें जाके पानी स्टोर हो जाता है। तो ये एक तरीके, एक क्या है, ये हमारा एक वे है ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। तो अलग अलग तरीके के यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हमारे पास क्या बोलते हैं प्लान है वो होते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे अगर हिली एरियाज की बात करें, तो यहाँ पे लोग क्या बनाते हैं, यहाँ पे गुल्स और खुल्स कर, मतलब ये होता है एक तरीके से स्ट्रीम बनाते थे छोटी छोटी, एक मतलब बहुत ही गहरी स्ट्रीम बना देते हैं। मान लो अगर अबंडेंस वाटर आ रहा है तो इसके थ्रू यहाँ पे नीचे चला जाएगा, और जो भी यहाँ पे मान लो रिक्वायरमेंट भी होगी हम सिंपली यहाँ से पानी कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारे गुल्स और खुल्स, और ये कहाँ पे होते हैं, हिली एरियाज में। फिर अगर हम देखें जो रूफटॉप अभी हमने डिस्कस करा था, ये मेजरली हमारे जो राजस्थान वाला एरिया है, क्योंकि वहाँ पे वाटर की शॉर्टेज है, तो वहाँ पे बहुत ही मेजरली यूज होता है।
फिर अगर हम और आगे बात करें, तो जो बंगाल वाला रीजन है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक तरीके के डेवलप इनंडेशन चैनल्स टू इरिगेट देयर फील्ड। तो यहाँ पे कुछ और एक जो स्टेप्स है वो यहाँ पे लिए जाते हैं फील्ड को इरिगेट करने के लिए। फिर अगर हम एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ की बात करें, जो हमारे इनफर्टाइल लैंड है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पूरे एरिया में हम पानी एक तरीके से स्टोर करा देते हैं। बहुत ज़्यादा गहरा नहीं, कि सिर्फ़ एक मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 2 फीट 3 फीट इतना गहरा यहाँ पे हम पानी स्टोर करा देते हैं, ताकि जो हमारा इनफर्टाइल लैंड है वो मतलब फर्टाइल हो जाए। भले ही वो जल्दी नहीं होगा, पर कुछ सालों में फर्टाइल हो जाए, क्योंकि पानी की जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है। फिर अगर हम और देखें यहाँ पे, खादिन्स इन जैसलमेर एंड जोहर्स इन अदर पार्ट्स ऑफ क्या कहते हैं राजस्थान, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं यहाँ पे, जोहड़ कहते हैं यहाँ पे, जो इस तरीके से हम पानी स्टोरेज करा लेते हैं, इसे हम कहते हैं जोहड़। फिर अगर हम और देखें, इन दी सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान, पर्टिकुलरली बीकानेर, फलोडी एंड बर्मा, ऑलमोस्ट ऑल दी हाउसेज ट्रेडिशनली हैड अंडरग्राउंड टैंक्स। तो पहले यहाँ पे जो पूरा एरिया होता था, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे अंडरग्राउंड टैंक्स प्रोवाइड होते, मतलब हर एक जो भी हाउस होल्ड है वो अपना खुद का अंडरग्राउंड टैंक बना लेता था, और जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता था इसी से। फिर अगर हम यहाँ पे और देखें, तो ये हमारे कुछ स्टेप्स दे रखे हैं कि यहाँ पे होता क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। तो यहाँ पे दो तरीके दे रखे हैं। एक यहाँ पे ऊपर से आता है सीधा, हम जो टैंक है उसमें स्टोर करते हैं, फिर वहाँ से अपने जो हैंड पंप के थ्रू उसमें नीचे यहाँ पे ग्राउंड वाटर में सेंड कर देते हैं। अगर दूसरा होता है सिंपली, जो हमारे ट्यूबवेल है, बहुत बड़ा ट्यूबवेल, उसमें हम यहाँ पे पूरा पानी सेव करा लेते हैं। तो ये दो तरीके हैं। फिर अगर हम और आगे देखें, रेन वाटर और पलार पानी एज कॉमनली रिफर टू द इन दिस पार्ट इज कंसिडर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। तो ये राजस्थान वाले एरिया की बात हो रही है, यहाँ पे पलार पानी के नाम से जो क्या आता है, हम और बोलते हैं इसको रेन वाटर को। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग मेघालय। तो अगर आपने सुना होगा, जो मानसून नाम वाला एरिया है, वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे वर्ल्ड में। तो वो शिलोंग से ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। पर जो हमारा शिलोंग है, वहाँ पे क्या कहते हैं, वाटर की स्कैरसिटी हो रही है। तो आप देख सकते हो कितना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कि सिर्फ 50 किलोमीटर आके पानी की अबंडेंस है, सिर्फ 50 किलोमीटर पहले यहाँ पे पानी की शॉर्टेज है। तो इस वजह से मेघालय वाले जो पूरा मेघालय में जो शिलोंग या फिर आसपास के जो और रीजन है, वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी जाती है। तो रूफटॉप वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ऑन द डिक्लाइन। अब यहाँ पे कुछ जो राजस्थान वाला एरिया, वहाँ पे ये चीज़ें कम होती जा रही है, क्योंकि वहाँ पे पानी की अबंडेंस हो रही है, मतलब अबंडेंस नहीं, जो पानी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो लोग अलग अलग तरीके से फुलफिल कर रहे हैं। एक तो जैसे खुद के मोटर होंगे, तो वो अंडरग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं। फिर दूसरा, जो पेरिनियल इंदिरा गांधी कैनाल है, पेरिनियल मतलब यहाँ पे ये 24 इंटू मतलब 365 डेज है, हर दिन अवेलेबल होता है जो पानी। तो इस वजह से यहाँ से भी लोग जो पानी की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, इस वजह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो डिक्लाइन होता जा रहा है। फिर अगर और देखिए, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज कॉमन अक्रॉस द टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ द थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट के आसपास लोग क्या करते थे, यहाँ पे एक तो पानी भी स्टोर करते थे, फिर क्या करते थे, मान लो जैसे अगर ये लैंड है, यहाँ पे उन्होंने टैंक बना दिया, तो लोग करते थे इस जगह पे एक कमरा बना लेते रूम्स। क्योंकि यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव गर्मी होती थी, तो यहाँ अगर इसमें पानी होगा, तो यहाँ पे ये वॉल भी ठंडी रहेगी, ये वॉल भी ठंडी रहेगी। तो जो ये रूम्स थे, ये जो क्या कहते हैं, हीट को बीट करने के काम आते थे। तो ये कुछ यहाँ पे मेजर इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते थे, जो पहले के लोग उठाते थे, पर अब इतना यूज़ नहीं होता। फिर अगर हम और देखें इंटरेस्टिंग फैक्ट, तमिलनाडु पहला स्टेट है जिसने कंपलसरी कर दिया है, क्या बोलते हैं, जो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो क्या बोलते हैं प्लान्स होते हैं, वो अपने एक हाउस में पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करना। तो ये आपको याद रखना है, पहली स्टेट कौन सी है, वो हमारी तमिलनाडु। तो आई होप सो क्या बोलते हैं, ये इस चैप्टर में जो भी चीज़ें थी आपको समझ में आई होंगी, यहाँ पे इतनी चीज़ें थी। बाकी आप ड्रिप इरिगेशन, ये आप मतलब एक इरिगेशन का तरीका है, आप क्या कहते हैं पढ़ सकते हो इसके बारे में, कि सिंपली एक ड्रॉप बाय ड्रॉप चीज़ आती है। मान लो एक यहाँ पे इस तरीके से आपका एक पाइप आ रहा है, यहाँ से पानी फ्लो होता है, तो यहाँ पे एक ड्रॉप गिरेगा, फिर दूसरा ड्रॉप गिरेगा, और जो हमारा प्लांट है उस पे हल्के हल्के मतलब एक एक ड्रॉप पानी गिरेगा, और वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये कुछ अलग अलग तरीके के यहाँ पे वेज होते हैं आपके इरीगेशन के। तो आई होप सो आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। तो अब हम करते हैं हमारी जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, क्लासिफाई ईच ऑफ द सिचुएशंस एज सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी और नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी। तो यहाँ पे रीजन विद हाई एनुअल रेनफॉल, तो जहाँ पे एनुअल रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगी, तो ये क्या कहते हैं सफ़र नहीं करेगा, तो यहाँ पे नॉट। फिर अगला है रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल एंड लार्ज पॉपुलेशन। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये भी क्या बोलते हैं, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, पर यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली नॉट ही होना चाहिए। फिर अगला है रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल बट वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड। तो यहाँ पे ऑब्वियसली लोग क्या करेंगे, सफर करेंगे, यहाँ पे जो पानी है वो खराब है, तो यूज कर नहीं सकते। फिर अगला रीजन हैविंग लो रेनफॉल एंड लो पॉपुलेशन। तो यहाँ पे भी अगर लो रेनफॉल भी होगी, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट तो फिर भी है, पर पानी के जो क्या बोलते हैं, मान लो जैसे राजस्थान वाला एरिया, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, पर हमारी जो रेन वाटर है वो भी बहुत ही कम होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सफ़र करते हैं लोग। तो यहाँ पे ये कुछ इश्यूज हैं। फिर अगर हम आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डैम्स। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डैम के सपोर्ट में कौन सा आर्ग्यूमेंट्स है या फिर आर्ग्यूमेंट कौन सा अगेंस्ट में नहीं है, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। हमें बताना है कि कौन सा एक जो जो स्टेटमेंट है वो इसके फेवर में नहीं है। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ब्रिंग टू दोज एरियाज विच सफर फ्रॉम वाटर स्कैसिटी, तो ये तो सही है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बाय रेगुलेटिंग वाटर फ्लो हेल्प्स टू कंट्रोल फ्लड्स। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लीड्स टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट्स एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड, तो ये क्या है, ये अगेंस्ट है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर अगर हम आगे देखिए, हियर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स एंड रीराइट देम करेक्टली। तो जो ये क्वेश्चन है, मैं आपसे बोलूंगा कि आप ये क्वेश्चन करो और इसका जो भी आंसर है कमेंट डाउन कर देना। तो आई होप सो आपको जो पूरी क्या बोलते हैं चीज़ें समझ में आएंगी, जो भी वाटर से रिलेटेड यहाँ पे हमारे जो पूरा टॉपिक था वाटर रिसोर्सेज, ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी। हमने अलग अलग चीज़ें डिस्कस करी डैम्स के बारे में, फिर जो वाटर फ्लो है डैम के मतलब पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, फिर हमने कुछ डैम्स है वो भी देखे, फिर 22% जो हमारा पानी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी वो कैसे बनती है, मतलब किससे बनती है, हमारे हाइड्रोलिक से। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ हमने अच्छे से डिस्कस करी है, सबको समझ में आया होगा। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कर तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो ये पीडीएफ है ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देते हो, आप वो जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।